हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एसबीटी बिहार का क्वेश्चन पेपर है मैनेजमेंट, जो कि पिछले ईयर 2021 में पूछा गया था। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है, विच एमंग दीज इज अ सर्विस बिजनेस। मींस जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा सर्विस बिजनेस है। फर्स्ट ऑप्शन है वुड बिजनेस। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, लेक्चर 1.1 में ही हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में। हमने उसमें सर्विस बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को थोड़ा ज्यादा डिटेल में भी पढ़ा था। तो सर्विस बिजनेस में क्या किया जाता है कि जो क्लाइंट होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उनको कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता है ना, उनको कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। तो वुड बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया है ना। वुड बिजनेस में क्या किया जाएगा, अलग अलग प्रकार के फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाएंगे। कॉटन एंड टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। काउंसलिंग बिजनेस, यानी आपको यहाँ पे काउंसलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये क्या है, एक सर्विस है। सो काउंसलिंग बिजनेस इज अ सर्विस बिजनेस। ऑप्शन डी है लीडर बिजनेस। लीडर बिजनेस भी एक क्या हो जाएगा, ये लीदर का बिजनेस हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, है ना। लीदर से कई तरह की चीजें हम लोग बना सकते हैं। सो काउंसलिंग बिजनेस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी कि इनमें से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। द फर्स्ट वन इज हेयर ड्रेसिंग बिजनेस। अब जब हेयर को ड्रेस किया जा रहा है, यानी कि बाल को ठीक किया जा रहा है, जो भी सलून वगैरह होते हैं, है ना, स्टैंडर्ड टाइप का, तो वहां पे क्या होता है, आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें तो वहां पे आपको इंश्योरेंस का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है। ओके। ब्रेड मेकिंग बिजनेस की बात करें तो ये आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं और इन रॉ मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। ओके। द नेक्स्ट वन इज टीचिंग बिजनेस। टीचिंग बिजनेस भी क्या है, सर्विस है। जैसे हम आपको टीच कर रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, हमसे सर्विस ले रहे हैं। ओके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज ब्रेड मेकिंग बिजनेस। द नेक्स्ट वन इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का क्या एग्जाम्पल है इनमें से। ट्रांसपोर्टेशन, यस, ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल है। ग्लोबलाइजेशन होने से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, तब ना आपस में दूरियां घट गई है। हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ रखे हैं एक सिंगल वीडियो में। 1 घंटा का वो वीडियो था, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में भी ग्लोबलाइजेशन के कारण काफी ज्यादा बदलाव आया है ना। जब दूरियां आपस में घटी है, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, इंटरनेट का जब से कॉन्सेप्ट आया, तब से क्या है कि जो हमारा एंटरटेनमेंट और मीडिया है, ये काफी ज्यादा जो है एक दूसरे देश का इफेक्ट करने लगा है। नेक्स्ट इज लॉ। काफी लॉ में भी चेंजेज आए हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लोबलाइजेशन में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। देखिए यहाँ पे एक सजेशन रहेगा आपके लिए कि जब भी आप कोई एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है, फिर भी आप अपना 5 सेकेंड कम से कम लगाएं बाकी के 3 ऑप्शन को पढ़ने में, आपका कुछ जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर वो तीनों ऑप्शन में कहीं ऑल ऑफ द एबव रहा या बोथ रहा या ऐसा रहा कि एक दूसरा भी सही है, मीन्स काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए आप कभी भी डायरेक्ट एक ऑप्शन पढ़ के टिक ना करें, आप हमेशा पहले चारों ऑप्शन को पढ़ लें, जो मोस्ट सुइटेबल लगे आप उसको टिक करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहता है, चूज द मोस्ट सुइटेबल आंसर। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि दोनों करेक्ट है, अब उसमें जो मोस्ट सुइटेबल आपको लग रहा है, आपको उसे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ओके। सो द नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ चुके हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। सो डिजाइन, अगर किसी का डिजाइन है तो वो क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसका, बिल्कुल। तो आपको डायरेक्ट ए मार के नहीं आ जाना है, बाकी 3 ऑप्शन को भी पढ़ना है। सिंबल की अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़े थे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, सिंबल होता है, ये सारे क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी प्रकार की इमेज की बात करें, ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और भी काफी ज्यादा होते हैं, लाइक सॉन्ग हो गया, बाकी बहुत सारे चीज थे, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Who has given the concept of general theory of administration? अगर हम बात करें जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लोग पढ़ चुके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? हेनरी फयोल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर भी आप एक बार सारे ऑप्शन पढ़ ले, हेनरी फयोल, एफ डब्ल्यू टेलर, हैर्जबर्ग भी नहीं होगा। देखिए एफ डब्ल्यू टेलर आपको देखिए कैसे याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूं याद रखने का तरीका। एक तरफ आप लिख लीजिए कि उन्होंने जिन भी फॉर्मूला या कोई प्रिंसिपल, कोई लॉ का अगर प्रतिपादन किया है, आप उस लॉ को लिख लीजिए। और दूसरी तरफ लिख लीजिए जिन्होंने किया है, जो उनके इन्वेंटर है या आप बोल सकते हैं जो ऑथर है ना, जिन्होंने उसे पब्लिश किया है, आप उनके नेम लिख लीजिए और एक बार मैचिंग करके याद कर लीजिए, फिर आप एग्जाम देने जाइए। या आप दीवार पे चिपका लीजिए, अभी 4-5 दिन है, आपको वो याद हो जाएगा, गारंटी है। तो हेनरी फयोल ने क्या दिया था? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था। एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था। हर्जबर्ग ने क्या दिया था? देखिए मोटिवेशन से रिलेटेड था, याद नहीं आ रहा है मुझे। हम लोग अभी देखिए मोटिवेशन नहीं पढ़े, आगे पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। सो यहाँ पे हेनरी फयोल होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय। देखिए एक ही क्वेश्चन दो तरीके से पूछ दिया गया और एक ही ईयर में पूछ दिया गया है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग एकदम धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। तो इसमें भी आंख बंद करके आपको हेनरी फयोल मार देना है। The next question is what is required maximum number of members in sole proprietorship? Sole proprietorship को हम लोग एकदम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि सोल का मतलब है कि सोल, सिंगल व्यक्ति। तो जब हम अकेले हैं तो यहाँ मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट ही कहाँ आया सर? यहाँ पर तो अगर मिनिमम बोले, मैक्सिमम बोले, अगर हम रिक्वायर्ड नंबर बोले वो 1 ही होगा। सो मिनिमम पूछे, मैक्सिमम पूछे, कुछ भी पूछे, आपको यहाँ क्या टिक करना है? 1 टिक करना है। The next question is partnership firms is registered under। जो पार्टनरशिप फिर्म्स होते हैं वो किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ये आपको याद रखना है। देखिए सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट नहीं याद रखिए, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है, ओके 1931, 1932, 1933, 1934, अब वहां पे कंफ्यूज हो जाइएगा आप। तो आपको याद रखना है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, सो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट व्हेन। सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा होता है, कब अच्छा होता है? व्हेन नो कैपिटल इज इन्वेस्टेड, जब कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया। तो जब कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस कहां से चलेगा? फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, जब थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाए बिजनेस में। टू मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड, बहुत ज्यादा कैपिटल हमने, कैपिटल मींस पूंजी होता है, पता है ना, इन्वेस्ट कर दिया। वर्क एरिया इज एक्सपेंडेड, जब हमारा वर्क एरिया एक्सपेंड होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा व्हेन फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड, जब हम थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये बेस्ट चॉइस रहता है कि हम एज अ बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर रखें, ठीक है, ताकि सारा जो अधिकार है, सारा जो वर्चस्व है, अथॉरिटी, वो मेरे पास रहे। ओके, The next question is every employee in the organization should have, हर एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? 1 बॉस, 2 बॉस, 3 बॉस, 4 बॉस। तो हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक जो एम्प्लॉय है उसको ओनली एक अथॉरिटी से ऑर्डर मिलना चाहिए, यानी कि हर एक का केवल और केवल एक बॉस होना चाहिए। हालांकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिपार्टमेंटलाइजेशन में कि एक एम्प्लॉय के 2 बॉस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल पे ही लागू होता है। कैसे? आप लोग जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो में। So the next question is which among there is not a source of recruitment? इनमें से कौन सा source of recruitment नहीं है? The first one is advertisement। देखिए क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा अगर सिलेबस से हट के पूछ दिया जाए या कुछ जनरल चीज पूछ दिया जाए, जैसे ये एकदम जनरल चीज है, आप लोग आम दिन में देखते रहते हैं ये सारी चीजें। जैसे रिक्रूटमेंट का सोर्स क्या है, भर्ती करने की प्रक्रिया क्या है? एडवर्टीजमेंट देना। बिल्कुल, अगर किसी कंपनी में एडवर्टीजमेंट, किसी कंपनी में अगर एम्प्लॉय की जरूरत होती है तो आप देखते होंगे जगह जगह इश्तेहार चिपकाया जाता है ना। छोटा मोटा कंपनी अगर है तो एडवर्टीजमेंट पेपर में दिया जाता है लोकल कंपनी का। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होता है ना, आपस में ही इंटरनल में हो जाता है। ओके, कंसल्टेंसी की बात करें तो कंसल्टेंसी से कहीं किसी प्रकार का रिक्रूटमेंट नहीं होता है। द नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया। यस, अब बोलिएगा सोशल मीडिया से कब से रिक्रूटमेंट होने लगा? नाम सुने लिंक्डइन का, जाकर देखिए वहां से क्या होता है स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई मोरल लीड्स टू, यानी कि हाई मोरल जो होता है उसे, उच्च मनोबल से क्या होता है?
ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन यानी कि ऑफ जॉब जब आप होते हैं तब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऑन जॉब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। जब आपका मनोबल हाई होता है, मोरल उच्च होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड इंटरनली सेटिस्फेक्शन इज द बेस्ट सेटिस्फेक्शन, है ना। संतोष सबसे बड़ा सुख है। ओके चलिए हम लोग ज्यादा नहीं इधर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग दीज इज अ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा फिनेंशियल स्टेटमेंट है। जर्नल नहीं भाई, जर्नल कब से फिनेंशियल स्टेटमेंट होने लगा। बैलेंस शीट, यस बैलेंस शीट क्या है, फिनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर भी दो ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस नहीं, वॉचर नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट वाज इजेक्टेड नहीं होगा, इनएक्टेड इन, कब हुआ था ये। देखिए ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। जो एक्ट है ना, लाइक फैक्ट्री एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट, फिर जो कंपनीज एक्ट आया था 2013, ये सारा। तो आप क्या कीजिए, एक और सजेशन है कि सारे एक्ट को एक तरफ लिख लीजिए और कब ये आए हैं, या अगर कभी अमेंडमेंट हुआ है जो कि आपको सिलेबस में दिया गया है, आप एक तरफ लिख लीजिए, दीवार पे उसको एकदम चिपका दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, याद भी नहीं करना है, ऐसा जगह चिपकाइए बस। आप देखें रूम में आप लोग रहते हैं, बैचमेट है, खाना बनाते हैं, बस वहां चिपका देना है। देख लिए 5 दिन देखिएगा, छठा दिन एग्जाम में जाके आप लोग मार दीजिएगा, एकदम गारंटी रखिए। तो वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट जो था ये कब इनेक्टेड हुआ था, 1923 में, ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट वन इज अप्रेंटिसशिप इज, अब देखिए ये कॉमन चीज है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है, आप में से कई लोग किए भी होंगे 5th सेम में, है ना, या फाइनल ईयर में किए होंगे। सो ये क्या होता है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, बोथ एंड भी, नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता होगा ये ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी कि जॉब के साथ साथ में आपको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप इज। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों, देखिए अगर हम बात करें पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये क्या कहता है कि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 20। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है वो क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में वो 50 हो सकते हैं। हमने इसके बारे में जो कॉन्फ्लेक्शन है थोड़ा बहुत हमने डिटेल में पढ़ा है पार्टनरशिप वाले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। हमने एक्ट का पीडीएफ भी दे दिया है, उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके एक्ट को भी पढ़ सकते हैं। हमने एक्ट के सेक्शन को लगा भी दिया था जब हम लोग वीडियो पढ़ रहे थे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इस कॉन्फ्लिक्शन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर मारना है, तो आपको ऑलवेज प्रिंसिपल जो एक्ट है उसको कंसीडर करके चलना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, कानून की दुनिया में जब भी कोई चीज को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो आप हमेशा प्रिंसिपल एक्ट को पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत तो हम प्रिंसिपल एक्ट को पकड़ेंगे, डेट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि ये कहता है कि एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 होने चाहिए। जो सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच टाइप ऑफ ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। किस टाइप के ऑनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। हमने फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप को डिटेल में पढ़ रखा है, सारे टाइप्स उसके आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। स्टूडेंट एक नोटिस है आप लोगों के लिए कि अभी थोड़ा सा जो है स्टूडेंट यूनिट बचा हुआ है, लाइक 2-3 यूनिट अभी बचा हुआ है मैनेजमेंट का, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 2 से 3 दिनों में वो भी फिनिश होने वाला है। एग्जाम के पहले आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस फिनिश मिलेगा और एग्जाम के काफी पहले मिल जाएगा। सो हम लोग आते हैं इस पे, फॉर विच टाइप ऑफ ऑनरशिप रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। किस टाइप के ऑनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हम लोग पढ़ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कंपलसरी है क्या, नहीं भैया, हमको आज मन रहेगा आज हम एक दुकान खोल देंगे, काहे का रजिस्ट्रेशन। दूसरा है पार्टनरशिप, नहीं, हम दोनों को मन रहेगा मिलकर के एक बिजनेस खोल देंगे, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। लेकिन यस, हम पार्टनरशिप को रजिस्टर करा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है हम उसे एंजॉय कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को नहीं चला सकते। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज हु हैज डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पॉश डीसीओआरबी। एकदम वीवीआई जिसको कहता है ना, टीटीआई मार लीजिए इसको। ये आपसे पूछा जाएगा भैया, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। पहले देखिए पॉश डीसीओआरबी का मतलब क्या होता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था प्लानिंग, देख लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, और क्या होता था,
हाँ, रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो ये जो दिया गया था फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, एक टर्म्स बोलेंगे, POSDCORB, ये दिया गया था लूदर गुलिक साहब के द्वारा। आपको ये ध्यान रखना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आपसे एक्सप्लेन करने 6 मार्क्स में ही पूछा जाता है। हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में डिटेल से पढ़ रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहां से जाके देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट। इज सबऑर्डिनेट को कंप्लीट फ्रीडम दे देना, ये क्या कहलाता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट की लेसेज फेयर लीडरशिप या रेन फ्री लीडरशिप बोला जाता है इसे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगर कहीं रेन फ्री लीडरशिप बोला गया तो वो भी करेक्ट होगा। अगर बोथ है तो बोथ पे टिक करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ रखा है, उसके सारे टाइप्स, लाइन एंड स्टाफ, प्रोजेक्ट। तो एकदम आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट, और ये क्या एकदम जो जिसको बोलते हैं वर्टिकल, ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपका MCQ खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी, डेट इज जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पूछा गया गिव डेफिनेशन ऑफ सर्विस बिजनेस। धुआं उड़ा दीजिएगा आप लोग, एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोडक्शन बिजनेस, एक्सप्लेन इट। प्रोडक्शन बिजनेस क्या होता है? तो प्रोडक्शन बिजनेस में आपको बेसिकली लिखना है जो प्रोडक्ट बनता है, मींस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ बिजनेस के बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। और हमने पढ़ा था इस प्रकार से भी हैवी इंडस्ट्री, और देखिए मैं नेम भूल रहा हूं, बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था, और आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भैया ये तो इतना ज्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं कि 6 मार्क्स में भी पूछा जाए तो आप लोग 4 से 5 पेज में लिखिएगा। हम लोग ग्लोबलाइजेशन, इसके मेरिट्स, इसके डिमेरिट्स, आखिर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है इंडिया पे, इस सभी चीजों को पढ़ रखें। लेकिन देखिए अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम आप लोग अवेयर रहिएगा। अगर आप 4 पेज भी लिख दीजिएगा तो आपको 4 मार्क्स से मिलेगा, अगर आप 2 पेज भी लिखिएगा तो आपको 4 मार्क्स से मिलेगा। सो हमेशा टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का 2 डेफिनेशन मांग रहा है। हम लोग मैनेजमेंट को इतना डिटेल में पढ़ रखे हैं, मतलब 4-5 डेफिनेशन तो आप लोग ऐसे ही फेंक के मार दीजिएगा, है ना। हम लोग देख चुके हैं सारे ऑथर ने मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या कहा है। देन पूछ रहा है डिस्कस कॉन्सेप्ट बिहाइंड मैनेजमेंट। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्या बोल रहा है, डिस्कस कॉन्सेप्ट बिहाइंड मैनेजमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जो इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट वाला हमारा वीडियो था, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कैसे मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ था, और इसका इसेंस क्या था, कोऑर्डिनेशन। मींस मैनेजमेंट की भावना जो आई वो कहां से आई, कोऑर्डिनेशन से। हमने देखा था कि लोग पहले अलग अलग रहते थे, फिर आपस में रहना शुरू किया तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन। एक MCQ भी पूछा गया था, देखिए प्रीवियस ईयर के किस क्वेश्चन में, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। उसमें पूछा गया था कि मैनेजमेंट का इसेंस क्या है, मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, कोऑर्डिनेशन, है ना। सो आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन को डिस्कस कर देना है। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है आपको यहाँ पे लिख देना है, आराम से आप लोग लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज व्हाई इंडक्शन प्रोग्राम इज नेसेसरी। अब देखिए हमने इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, और ये थोड़ा सा सिलेबस में भी नहीं दिया हुआ है। देखिए जो भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके यूनिट के अकॉर्डिंग है लेकिन सिलेबस में प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, हम उसको अभी नोट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको एक मिसलेनियस वीडियो टॉपिक से वीडियो बनाया जाएगा, उसमें हम ये सारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस है हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिकली मैं बता दे रहा हूं अभी इंडक्शन प्रोग्राम होता क्या है, जब आप कहीं जॉब करने जाइएगा तो एक वेलकम किया जाता है ना, काफी सारे जो एम्प्लॉय आते हैं ताकि उनका मोटिवेशन थोड़ा बढ़े और उनको थोड़ा है ना भाषण वगैरह दिया जाता है उनका मनोबल उच्च करने के लिए, वो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, हम लोग देख लेंगे। अथवा में देखिए क्या पूछा गया है, राइट फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एकदम बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या फीचर है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसे एक सेपरेट वीडियो में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सेफ्टी प्रोविजंस अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है उसके अंदर इंप्लॉइज के लिए क्या क्या सेफ्टी प्रोविजन बताए गए हैं वो आपको यहाँ लिखना है। अभी हम लोग पढ़े नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी 4 यूनिट हमारा कंप्लीट होने वाला है, 3 यूनिट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चल रहा है, 3 यूनिट जो बचा हुआ है वो
3 दिन के अंदर आपका कंप्लीट होने वाला है और आपको सारे वीडियोज मिलते रहेंगे, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आपसे ये सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे जो नहीं बन रहे और अभी भी आपसे बन जाएंगे, अथवा वाला तो बन ही जाएगा भैया। डिफाइन डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ रखे हैं, इस सभी के बीच में डिफरेंस हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, टॉप लेवल होता है, और मैनेजमेंट क्या होता है, उसके नीचे होता है। इससे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है कि मैनेजमेंट बड़ा है कि दोनों सेम है, इस प्रकार से क्वेश्चन। तो आप लोग आराम से डिफरेंस लिख सकते हैं, हमने प्रॉपर डिफरेंस भी देखा है ना उस वाले वीडियो में, तो आप वहां से लिख सकते हैं और पीडीएफ तो उसके डिस्क्रिप्शन में होगा ही, वहां से आप डाउनलोड कर लें। अब बात आती है 6 मार्क्स के क्वेश्चन की, दैट इज ग्रुप सी की। तो हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज डिपार्टमेंटेशन। हम लोग पढ़े थे डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने बहुत सारे एक्टिविटीज थे उनको अलग अलग छोटे छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड किया था, उनका एक डिपार्टमेंट, यानी किस फीचर के आधार पे जो सेम कैटेगरी के वर्क थे उनको ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और क्या क्या हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट। तो आप डिपार्टमेंटलाइजेशन वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, डिटेल में मैंने बताया आखिर इसकी जरूरत क्या है। हमने पढ़ा था नीड ऑफ डिपार्टमेंटेशन, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, इजीली आप लोग लिख सकते हैं। अथवा में क्या पूछा गया है, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है हम लोग डिटेल में एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। और मेरिट्स और डिमेरिट्स, जितने भी हमने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हमने सारे के मेरिट्स और डिमेरिट्स भी देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। ये क्या पूछ दिया, इतना हल्का, ये तो कोई भी जिसने एक दिन पढ़ा होगा वो भी लिख देगा मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। हालांकि हमने इन दोनों को भी अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एचआर प्लानिंग। अभी जस्ट हमने पढ़ा है वीडियो में एचआरपी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो जस्ट आपको यहाँ पे उसे लिख देना है। नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन, अच्छा फंक्शन भी पूछ दिया है तो हाँ फंक्शन भी आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो देखिए अभी हमने लीडरशिप नहीं पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मींस जो अभी मैनेजमेंट का वीडियो आया है आज, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को, देन आपका आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बाद हम लोग मोटिवेशन को पढ़ेंगे, लीडरशिप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे सारे वीडियो जाएंगे, धीरे धीरे नहीं बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक्सप्लेन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हम लोग ये जस्ट नेक्स्ट वीडियो दैट इज रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में पढ़ेंगे। अलग अलग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, इंटरनल सोर्स भी होता है, एक्सटर्नल सोर्स भी होता है, हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। उसके बाद आप इजीली इसके आंसर को लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब वेलफेयर एंड हेल्थ प्रोविजंस ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। हम लोग इस फैक्ट्री एक्ट को, और एक आपका ईएसआई एक्ट है, एक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, ये 3 एक्ट है, तीनों एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। और अथवा में भी ईएसआई एक्ट पूछा गया, ये भी हम लोग को अभी पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। मोटिवेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम लोग पढ़ेंगे, इसके टाइप्स हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। अब देखिए ये थोड़ा सा है आपके यूनिट से ही क्वेश्चन, लेकिन हमने प्रॉपर ये नहीं पढ़ा है कि बजट के कितने टाइप्स होते हैं, तो इसे भी मैं नोट कर लूंगा। इस क्वेश्चन से टोटल 2 ऐसे क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन पेपर से, जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है लेकिन उसके यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। तो ये ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन को मैं नोट कर लूंगा, 10-12 क्वेश्चन हो गया, और एक सेपरेट वीडियो में इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाएगा। ओके, आई होप आपको एक वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे यदि नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए, अभी ये 2021 का था, इसके बाद हम लोग 2020 का डिस्कस करेंगे, देन 19, देन 18। और आपके पास यदि कोई क्वेश्चन पेपर है जो कि आप डिस्कस करवाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता होगा ना, फर्स्ट कोड YT, ठीक है, FIRST फर्स्ट, उसके बाद है CODE कोड, और है YT फर्स्ट कोड YT। आप टेलीग्राम पे सर्च करें और ज्वाइन कर ले, आप भेज सकते हैं वहां पे, हम उसे जल्दी से जल्दी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।